हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैन के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 2 सितंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन ए पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन बी राहुल कुमार सिंह, ऑप्शन सी प्रकाश कुमार, ऑप्शन डी अंदेव कुमार झाणा। देखिए, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया है, जबकि उनके बैच के साथ ही संजय अरोड़ा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की कमान संभाली। राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी सिंह सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। बीएसएफ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती 6,300 किलोमीटर से अधिक लंबी भारतीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और इसमें लगभग 2.65 लाख कर्मी हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंकज कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन ए केगिसो रबाड़ा, ऑप्शन बी क्विंटन डिकॉक, ऑप्शन सी लुंगी एनगिदी, ऑप्शन डी डेल स्टेन। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। इसके साथ ही उनके शानदार क्रिकेट करियर का अंत हो गया। स्टेन ने ट्विटर पर संन्यास की घोषणा की। इस जो है 38 साल के तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान दक्षिण अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट, 125 वनडे और 47 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। स्टेन ने 2019 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डेल स्टेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए अजय कुमार, ऑप्शन बी अनूप कुमार, ऑप्शन सी प्रदीप नरवाल, ऑप्शन डी महेंद्र राजपूत। देखिए, प्रदीप नरवाल को यूपी योद्धा ने प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में 1.65 करोड़ रुपए से खरीदा, जिससे वो इस लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यूपी योद्धा ने दिसंबर में शुरू होने वाले 8वें सत्र के लिए नीलामी के दूसरे दिन सोमवार को नरवाल को अपनी टीम से जोड़ा। उन्होंने अब तक अन्य स्टार रेडर मनु गोयत की कीमत को पीछे छोड़ दिया है, जिन्हें छठे सत्र में हरियाणा स्टीलर्स ने 1.51 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी प्रदीप नरवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला गोवा देश का पहला राज्य होगा। हम इस पानी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाना चाहते हैं। वहीं हाल ही में जो है गोवा सरकार का गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021 अपने नाम के कारण विवादों में था। ऐसे में राज्य के कुछ समुदाय की तरफ से जारी विरोध को बढ़ता देख सरकार ने बिल में भूमिपुत्र शब्द हटाने का फैसला किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निधन हुए प्रख्यात बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन ए है आपका बुद्धदेव गुहा को वर्ष 1975 में आनंद पुरस्कार, सिरोमन पुरस्कार और शरद पुरस्कार आदि में शामिल किया गया था। कथन दो है बुद्धदेव गुहा की तमाम रचनाएं उत्तरी भारत की प्रकृति और जंगलों के साथ उनकी निकटता को दर्शाती है। कथन 3 उनकी दो कृतियां बाबा होवा और स्वामी होवा पर एक पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म डिक्शनरी भी बनाई गई है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन ए है आपका केवल 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
देखिए, मधुकरी जैसी कई उल्लेखनीय रचनाओं के रचयिता प्रख्यात बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें जो है वर्ष 1976 में आनंद पुरस्कार, सिरोमन पुरस्कार और शरद पुरस्कार आदि में शामिल किया गया है। मधुकरी के अलावा उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में कोयलर अच्छे गच्छे और सोबेनॉय निवेदो में भी शामिल है। बुद्धदेव गुहा की तमाम रचनाएं जो है वो आपके पूर्वी भारत की प्रकृति और जंगलों के साथ उनकी निकटता को दर्शाती है। उनकी दो कृतियां बाबा होवा और स्वामी होवा पर एक पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म डिक्शनरी भी बनाई गई है। इसके अलावा बुद्धदेव गुहा एक सफल चार्टर्ड अकाउंट, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक और कुशल चित्रकार भी थे। तो इसमें से जो है आपका है कथन एक जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 1976 में शामिल किया गया था और ये उनका उत्तरी भारत की प्रकृति पर नहीं, ये पूर्वी भारत की प्रकृति और जंगलों में उसके साथ जो है उनकी निकटता को दर्शाती है उनकी रचनाओं में। ऑप्शन 3 आपका कथन 3 ही सही होगा, तो ऑप्शन ए सही है, केवल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में निम्न में से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए भंवर सिंह सामोर, ऑप्शन बी राहुल कुमार, ऑप्शन सी अनुपम सिंह, ऑप्शन डी मोहन कुमार सिंह। देखिए, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार ने नेपाली और राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। प्रख्यात नेपाली लेखक शंकरदेव ढकाल की कृति किरायको कोक के लिए और प्रख्यात राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामोर को उनकी कृति संस्कृति री सनातन ठीठ के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भंवर सिंह तामोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ई कृष्णा, ऑप्शन बी ई किसान, ऑप्शन सी ई गोपाला, ऑप्शन डी ई अमृत। देखिए, डेयरी किसानों की सहायता के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण शुरू किया गया। एक बयान में कहा गया है कि ई गोपाला एप्लीकेशन और IMAP वेब पोर्टल का वेब संस्करण शुरू कर दिया गया है। यह वेब पोर्टल डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता के लिए डेयरी किसानों को रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ई गोपाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। देखिए, चीन में बच्चे एक सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकेंगे। यह नियम 18 साल से कम आयु वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन लेथम्स स्नाइप के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए शहरी विकास के कारण, आपका कथन एक है शहरी विकास के कारण जो है लेथम स्नाइप के आवासों को खतरा बना हुआ है। कथन 2 लेथम स्नाइप को पहले जापानी स्निप के नाम से जाना जाता था। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है आपका केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, शहरी विकास के कारण लेथम्स स्नाइप के आवासों को खतरा बना हुआ है, क्योंकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कई स्निप साइटों को आवासीय विकास और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से खतरा है। लेथम स्नाइप को पहले जो है जापानी स्निप के नाम से भी जाना जाता था। लेथम स्नाइप ऑस्ट्रेलिया के भूरे रंग के पंखों वाला सबसे बड़ा स्निप है। इसकी असाधारण दृष्टि इन्हें रात में खतरों को पहचानने में मदद करती है, जब ये खुले, गीले और कीचड़ वाले क्षेत्रों में चारा चुगते हैं। लेथम स्नाइप में गिरावट में 20वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में शिकार और आर्द्रभूमि के नुकसान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 1981 में जापान ऑस्ट्रेलिया प्रवासी पक्षी समझौते पर हस्ताक्षर ने दोनों देशों में कुछ हद तक स्निप हंटिंग को रोक दिया है। बात करें इसके IUCN की लिस्ट के बारे में, तो इसे रेड लिस्ट के कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका कथन 1 भी सही है और आपका कथन 2 भी सही है। इसे जापानी स्निप भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा
कथन परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन कथन 1 है आपका, इस दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष जो है वो आपका 29 अगस्त को किया जाता है। कथन 2, परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने 65वें सत्र के दौरान की गई थी। कथन 3, वर्ष 1991 में कजाकिस्तान ने यूएसएसआर नियंत्रित सेमी बैलिस्टिक परमाणु परीक्षण स्थल के बंद होने की 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर कजाकिस्तान ने इस दिवस के आयोजन का प्रस्ताव दिया था। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। देखिए, परमाणु हथियारों के परीक्षण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना और ऐसे परीक्षणों के विरुद्ध आमजन की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने 64वें सत्र के दौरान की गई थी। वर्ष 1991 में कजाकिस्तान में यूएसएसआर नियंत्रित सेमी बैलिस्टिक परमाणु परीक्षण स्थल के बंद होने की 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर कजाकिस्तान ने इस दिवस के आयोजन का प्रस्ताव दिया था। आपको बता दें कि पहला परमाणु परीक्षण, जिसे ट्रिनिटी कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में 16 जुलाई 1945 को किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 3 कथन सही है, दूसरा नहीं सही है क्योंकि यहाँ 64वें सत्र के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।